वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो यार आप सारे? मैं बहुत खुश हूँ आपसे दोबारा मिलके। आज जैसे आपने टाइटल देखा आपको पता चल गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमिक्स वाली बुक का हम पहला चैप्टर लेके आए हैं आज आपके लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत मस्त चैप्टर होने वाला है ये, बिल्कुल आराम से हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। और बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, 20-25 मिनट का चैप्टर है। आराम से इसका वन शॉट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहो और मैं इस चैप्टर को आपके सामने पूरा का पूरा इस ही बोर्ड पे निपटा के आपको फ्री कर दूंगा, टेंशन फ्री कर दूंगा। फिर इसके बाद आप अपने नोट्स बनाना, नोट्स के साथ इसको रिवाइज करना और आसानी से आपका ये चैप्टर आपके सिलेबस से टेंशन फ्री टिक मार्क हो जाएगा। तो चलो जल्दी करते हैं स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। तो नाम से पहले हम जान लेते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर का नाम से मतलब क्या बनता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर द चैप्टर। सो इंडियन इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, इतना तो हमें पता चल गया। कब इंडियन इकोनॉमिक्स की कब की बात हो रही है? जब इंडिपेंडेंस हमारी नई नई हुई थी। हम इसमें ब्रिटिश रूल के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी इकोनॉमिक्स की जो हालत थी वो कैसी थी, हम वो बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अगर ब्रिटिश रूल से पहले, जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था, तब हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारी इकोनॉमी तब ग्रो कर रही थी या डाउनफॉल ले रही थी। फिर जब इंडिया बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट हुआ, जब ब्रिटिशर्स चले गए, तब हमारी इकोनॉमी का क्या हाल था, ये हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत आसानी से इसको चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अब मैं इसको रफ करता हूँ और पहला टॉपिक आपके सामने लेके आता हूँ फटाफट से। तो चलो, फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख लिया, द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इस टॉपिक में क्या बताया जाएगा आपको, इसमें टॉपिक में बताया जाएगा बेसिकली ब्रिटिश रूल इंडिया में कैसे पैदा हुआ और ब्रिटिश रूल इंडिया में कैसे आया। अब इसको करने से पहले कुछ ये चीज़ें जान लो कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो कॉलोनियलिज्म पूरी दुनिया में कई कई जगह पे फैलाना चाहते थे। सो इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो आप जानते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की मेजर कंपनी थी, जिससे वो क्या करते थे, पहले समझौता, इन्वेस्टमेंट करते थे, ट्रेड करते थे किसी कंट्री के साथ, धीरे 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 कर्ज करते करते पूरे कब्जे एरिया को कब्जे में कर लेते थे। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल्स के नवाब के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है 1757 में। ठीक है, ये बैटल ऑफ प्लासी इसका नाम होता है, ये इंपॉर्टेंट नाम है बैटल ऑफ प्लासी, याद कर लेना। तो ये बैटल ऑफ प्लासी जब ये जीत जाते हैं तो ये इंडिया पे धीरे धीरे कब्जा करने लग जाते हैं। इसके बाद 1857 में आखिर में आके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ये जो ब्रिटिशर्स वैसे होती है भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही हैं, पर लेकिन ये फुल्ली ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने मोनार्क, जो मोनार्की सिस्टम था ब्रिटिश में, अपने किंग या फिर क्वीन को ये पूरा रूल ट्रांसफ़र कर देते हैं। अपना जो इंडिया का रूल है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं 1857 में आके। तब ये पूरा कंफर्म क्राउन रूल हो जाता है इंडिया पे। तो बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ा, जब ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आया तो वो इसलिए इस वजह से आया क्योंकि इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी करी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और द नवाब्स ऑफ बंगाल के बीच में 1757 में, जो कि नवाब ऑफ बंगाल हार गए थे, जिससे धीरे धीरे कर करके हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इंडिया पे कब्जा पा लिया। और उसके बाद पूरे इंडिया पे आखिर में आके उन्होंने कॉलोनी बना ली इंडिया को और ब्रिटिश रूल स्थापित कर दिया। 1857 में उसके बाद उन्होंने रूल को ट्रांसफ़र कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह ब्रिटिशर्स को दे दिया। जो ब्रिटिशर्स की जो किंग थे, क्वीन थे, उनको यहाँ पे रूल करने के लिए दे दिया 1857 में, तब वो क्राउन रूल बन गया। अब करते हैं एम ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर रूलिंग इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे कि वो इंडिया पर रूल करें। बेसिकली वो पूरी दुनिया में इनका एक ही मकसद था, रूल करने का। फर्स्ट, जो कि दूसरी कंट्री है जिस पे वो रूल कर रहे हैं, उनको एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ करना अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए। दूसरा, इंडिया को इसलिए यूज़ कर रहे थे ताकि वो रॉ मटेरियल ले सकें इंडिया में से सस्ते दामों में, फ्री टैक्सेस में, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी बन चुकी थी। तो वहाँ पे वो टैक्सेस अपने क्या नाम है, एक्सपोर्ट के लिए मना कर देते थे कि नहीं। मेरे को बीच में वीडियो कट करना पड़ा। अब हम कहाँ थे, वो मैं बता रहा था कि वो बहुत ही चीप, ब्रिटिशर्स बहुत ही चीप रेट में हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे। और उसके बाद रॉ मटेरियल लेके जाने के बाद वहाँ से अपने फिनिश गुड्स जो होते हैं, अपने फिनिश गुड्स बनाते थे अपनी कंट्रीज़ में।
जैसे ब्रिटेन वगैरह में, वहाँ पे मशीनरी इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना, तो वहाँ पे चीप प्राइस में उसको बना लेते थे, फिनिश प्रोडक्ट बना लेते थे, फिर इंडिया में लेके आते थे और कई सारी कंट्रीज में लेके जाते थे, तो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत महंगे में बेचते थे, जिससे क्या होता था, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो वही फीडर इकोनॉमी मैंने बताया तुम्हें। तो अब ना इसको ध्यान से एक बार इसका मतलब समझते हैं। जैसे आपने कभी मच्छर देखा होगा ना, मच्छर मच्छर क्या करता है, इंसान के हाथ पे आके उसको काट लेता है और उसका ब्लड सक करता है ताकि अपना वो जीवन चला सके। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने किया। ब्रिटिशर्स किसी और की इकोनॉमी में जाके उस पर फीड करते हैं, उसका खून चूसते हैं, उसकी खून चूसने इन द सेंस उसकी इकोनॉमी चूसते हैं और अपने अंदर अपना पेट भरते हैं। तो यही उन्होंने ब्रिटिशर्स का एम था पूरा। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनको जो है उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा मिले, और इसलिए वो इंडिया को यूज़ करते थे और कॉलोनीज को यूज़ करते थे एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी का मतलब होता है यूज़ करना किसी भी इकोनॉमी को अपने आप अपना पेट भरने के लिए, ठीक है। तो वो इसलिए ही रॉ मटेरियल ले जाते थे। और मैंने तुम्हें बताया कि जब वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे ना, तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई उनको परेशानी नहीं आती थी। पर लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या नाम है इम्पोर्ट, जब वो इम्पोर्ट करते थे, इंडिया वाले इम्पोर्ट कराते थे, उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगवा दिया। तो इंडिया को यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत बुरी तरह से इन्होंने हरास किया था, बहुत बुरी तरह से इन्होंने मिसयूज़ करा था इंडिया का, जिससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आगे में पता चलता है कि गिरती है बहुत ज़्यादा और स्टैगनेंट हो जाती है। अभी बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर इसके बारे में बताया जाता है कि बाद में काफ़ी बहुत मुश्किलों के बाद इंडिया को कम से कम 200 सालों के गुलामी के बाद इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो बेसिकली ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू ही है। और क्या नाम है, हमें बताया गया कि ब्रिटिशर्स को क्यों इंडिया में आए थे ब्रिटिशर्स, और कब आए थे। तो एक बार इसका समअप कर लेता हूँ दोबारा से। ब्रिटिशर्स इंडिया में 1757 में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के की वजह से। उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी करी थी नवाबों के साथ, बंगाल के नवाबों के साथ, और वो जीत गए थे। फिर उसके बाद उसके लगभग 100 साल बाद ही उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था रूल किसको, हम उनकी पूरी क्राउन को रूल ट्रांसफ़र करने के बाद जो इंडिया थी पूरी मोनार्की में आ गई थी, कॉलोनियलिज्म बन गई थी, पूरी ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी। अब ब्रिटिशर्स का एम के बारे में बात करें, ब्रिटिशर्स का एम बेसिकली जो था वो था इंडिया पे राज करके इंडिया की इकोनॉमी को अपना पेट भरने के लिए यूज़ करना, और इंडिया में से रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडिया में एक रॉ मटेरियल रिच कंट्री थी, उनको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो उनकी इकोनॉमी से पूरा पैसा फ़ायदा लेना और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे लाके महंगे में बेचना। तो ये बेसिकली हमने ओवरव्यू पढ़ लिया इस चैप्टर का। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इकोनॉमी हमारी कैसी थी उस टाइम पे। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि उनके आने के बाद क्या हालात हो गई। तो इंडिया को ना पहले हमने पढ़ा हुआ है गोल्डन चिड़िया, सोने की चिड़िया के नाम से कहा जाता था। आपको मतलब आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर बोलते होंगे, इंडिया भारत जो था सोने की चिड़िया हुआ करता था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। मतलब वहाँ पे इंडिया में इकोनॉमी उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, एग्रीकल्चर पे वो ग्रोथ करते थे, बहुत ज़्यादा निर्भर थे। पर लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी एकदम सेल्फ एस्टेब्लिश थी, खुद से बनी हुई थी, क्योंकि तब ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस नहीं था, तो वो एकदम बुनियाद से स्ट्रॉन्ग थे। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, मतलब वहाँ पे क्या नाम है एकदम स्टेबिलिटी थी इकोनॉमी में, बढ़िया बढ़ रही थी इकोनॉमी। और इतना वहाँ पे सोना था, इतना हम बोल सकते हैं इतना खजाने थे जो कि सब कुछ लूट के चले गए ब्रिटिशर्स, जैसे लूट के चले गए ब्रिटिशर्स हमारे, इसलिए पहले इसको गोल्डन बर्ड कहा जाता था, पर लेकिन अब ये गोल्डन बर्ड नहीं रहे। फिर अगली बात करी जाती है एग्रीगेरियन इकोनॉमी, मतलब जो इंडिया की बेसिक इकोनॉमी थी पहले, वो एग्रीकल्चर से लेके बनी थी। इन द सेंस कि एग्रीकल्चर में 75% ऑफ लोग जो ऑक्यूपेशन, जो कामी पेशा लोग थे, वो 75% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से इन्वॉल्व थे। मतलब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंडिया में ग्रोथ थी। एग्रीकल्चर इंडिया माना जाता था, इंडिया के मसाले, इंडिया के स्पाइसेस आपने सुना होगा कि बाहर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है।
तो एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, जो भी पैसा आता था पहले शायद एक्सपोर्ट से आता था, इसलिए एग्रीगेरियन इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। 75% जो ज़्यादा से लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, इन सेक्टर में काम करते थे। अब तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडिया को ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोला जाता था। आपने सुना होगा इंडिया में खादी के कपड़े बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बुने हुए कपड़े, टेक्सटाइल्स हो गए, मेटल्स हो गए, मेटल्स पे भी हम इंग्रेविंग करके बेचते हैं, प्रीशियस स्टोन्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये इंडिया इसके लिए जानी जाती थी, पर लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए ना, इन्होंने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? मैंने तुम्हें पहले बताया, वो फीडर इकोनॉमी वाला एग्जाम्पल, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज थी उनकी, तो वहाँ पे जाके सस्ती सस्ती मशीनों से प्रिंट कर देते थे सामान, और एक जैसा सामान बना देते थे, जिससे उनको चीप पड़ती थी, और वो जाके बाहर में सीधा महंगी बेच देते थे, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम था ना, वो बिल्कुल ठप हो गया। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स थोड़े महंगे होते थे, क्योंकि इसमें मेहनत लगती थी, और हैंडीक्राफ्ट्स कभी कभी ना सेम नहीं बन पाते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज़ हाथ से लिखते हो ना, तो अभी कभी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी, या फिर कभी आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। पर लेकिन जो चीज़ मशीन से लिखी जाएगी ना, वो 99.9% उसमें श्योरिटी है कि वो सही लिखी जाएगी और वैसी ही प्रपोर्शन में लिखी जाएगी। इसलिए हैंडीक्राफ्ट जो होते थे ना, वो बहुत महंगे होते थे, और जो हमारे मशीनरी गुड्स होते थे वो बहुत सस्ते होते थे। ऊपर से जो मशीनरी गुड्स है वो जल्दी बन जाते थे, क्यों भाई, उसको मशीन में डालना है, मशीन से निकालना है, 1-2 दिन की बात होती थी, वो बन जाते थे। हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एक हफ्ता 2-3 हफ्ते लगते थे, हाथ से बनाने पर टाइम लगता था। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अपनी मार्केट में ऑटोनॉमी लाने के लिए उन्होंने मशीन गुड्स को पूरी दुनिया में फैला दिया, बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स का उन्होंने कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करी। अब हमने एक और एग्जांपल देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स को इन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय करा। फर्स्टली इन्होंने क्या करा, जब वो सामान यहाँ से लेके जाते थे, अपनी कंट्रीज़ में सामान एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, तो वो उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई। पर लेकिन अगर कहीं बाहर से हैंडीक्राफ्ट्स का ऑर्डर आ गया, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती थी, उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती थी सामान की, कि तुम्हारे को यहाँ से सामान भेजना है तो बहुत सारा टैक्स भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब हमने बात कर ली इंडियन इकोनॉमी जो थी ब्रिटिशर्स से पहले और ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसी हुई। अब देखेंगे हम इसके बाद का जो टॉपिक है, उसमें देखेंगे हम इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कैसे करा, ब्रिटिशर्स ने उसको पूरी तरह से उसकी मिट्टी पलीत कैसे करी, उसकी क्या नाम है एक्सप्लॉइटेशन कैसे करी। जैसे मैंने ये बताया ना, हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल खत्म कर दिए, ऐसे उसने कई सारे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे ख़राब करा, उसने हमारा पब्लिक सेक्टर कैसे ख़राब करा, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं कि इंडिया में इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन कैसे करी, इंडिया के रिसोर्सेज कैसे एक्सप्लॉइट करे इन्होंने। अब ये देखते हैं, इन्होंने 3 वे से बेसिकली डिस्क्राइब करा था इंडिया की इकोनॉमी को, वो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि फॉरेन जो क्या नाम है जो हमारा इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी, फीडर कॉलोनी यूज़ किया था ब्रिटिशर्स ने। फीडर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मतलब उसका। तो इन्होंने क्या करा, फर्स्ट एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। इन्होंने ना ज़मींदारी सिस्टम एक लेके आ गए। अब ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ। अब जैसे होते थे पहले ब्रिटिशर्स, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के समझाता हूँ। पहले होते थे हमारे ब्रिटिशर्स, फिर होते थे हमारे ज़मींदार्स, फिर हमारे होते थे पुअर वर्कर्स। अब देखो, जो हमारे ब्रिटिशर्स होते थे, सॉरी शायद दिख ना रहा हो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको इधर करने की कोशिश करता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। यहाँ जो हमारे ब्रिटिशर्स होते थे ना, ये ज़मींदार जो होते हैं ना, ज़मींदार का मतलब बेसिकली मतलब होता है जो लैंड होल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े जो लैंड होल्ड करते हैं उनको ज़मींदार बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ज़मींदार से लैंड खरीद लेते थे फोर्सफुली या फिर अनफोर्सफुली। अब वो बोलते थे तुम्हारा लैंड हम तुमको क्या नाम है तुमको दे रहे हैं, तुम यूज़ करो इस लैंड को, पर लेकिन तुम्हें क्या करना है, हमें एक रेंट देना पड़ेगा। हाई अमाउंट ऑफ रेंट होता था, वो पूरा लगभग 50% होता था, रेंट देना पड़ेगा हमें 50% से भी ज़्यादा कई टाइम्स। पर लेकिन तुम्हारी मर्जी है, तुम जितने भी उस पर बंदे काम कराओ, उतने उनको कितना भी वेच दे दो, जो गरीब लोग हैं उनको जितना भी वेच दो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे वो क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको पैसे तो मिल ही रहे थे, साथ में वो एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहे थे, जो हमारे बेचारे पुअर गरीब लोग हैं उनकी एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहे थे। अब बीच में जो ज़मींदार होते थे ना, वो क्या करते थे,
ब्रिटिशर्स को रेंट देने के लिए ना, तो वो अपनी क्रॉप्स तो उगवाते थे, इन बेचारों मजदूरों से क्रॉप्स उगवा लेते थे, पर उनको पैसों में बिल्कुल बहुत बहुत कम कम पैसे मिलते थे, जिससे इनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो ये एक साइकिल चलता आ रहा था जिसको जमींदारी सिस्टम बोला गया। जमींदारी सिस्टम से इनको जो ब्रिटिशर्स को है रेंट तो मिला ही मिला, साथ में एक्सप्लॉयटेशन करने का भी मौका मिल गया। इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन भी इंडिया की बहुत सारी करी। अब नेक्स्ट आता है कमर्शियलाइज्ड एग्रीकल्चर। अब हम इंडिया में पहले से देखते आ रहे हैं, इंडिया में आटा चावल इन चीज़ की खेती ज़्यादा होती है। तो पर लेकिन आटा चावल जो ऐसी चीज़ें हैं ना कि उनको बाहर एक्सपोर्ट करने में इतना कोई स्कोप नहीं है, इनको एक्सपोर्ट करेंगे तो इतना कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इनकी। पर लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसी चीज़ें उगाओ जिसको एक्सपोर्ट करने में जैसे फ़ायदा हो, जैसे कि इंडिगो, स्पाइसेस, ऐसी चीज़ें उगाने के लिए ज़्यादा उनको प्रमोट किया गया। जिससे एक अच्छी बात तो ये हुई कि जो हमारे वो होते थे फार्म में काम करने वाले लोग होते थे, उनको थोड़ी अर्निंग ज़्यादा मिल गई। अपना वो खाने के लिए चीज़, पहले से जो चीज़ अपने खाने के लिए बना रहे थे, अब उस चीज़ को बेच भी रहे हैं, तो इनको उससे थोड़ा फ़ायदा तो हो रहा था। पर लेकिन नुकसान क्या हुआ, पूरी लैंड जो होती थी ना वो इन महंगी महंगी क्रॉप जैसे इंडिगो होती है, अगर इंडिगो एक जगह उग जाए तो उस जगह पे कोई और क्रॉप्स नहीं उग सकती, वो लैंड पूरा ख़राब हो जाता है। तो इससे इन्होंने इंडिया का लैंड भी एक्सप्लॉइट करा, इंडिया का इन्होंने इससे लैंड भी एक्सप्लॉइट करा और कमर्शियल क्रॉप्स उगवाई, जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइसेस हो गया, एंड और क्या नाम है, जिससे हाई प्रॉफिट मिले, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले अगर वो एक्सपोर्ट करें। तो इससे क्या हुआ, उसको जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको रेंट के मामले में ज़्यादा प्रॉफिट मिला, और थोड़ी बहुत जो इनकम है थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ बड़ी फार्मर्स की, पर लेकिन जो सॉइल होती है ना उससे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जहाँ इंडिगो एक बार उग जाए तो वहाँ पे आप इंडिगो ही उगा सकते हो, और इंडिगो भी बहुत महंगा होता था, उसके सीड्स भी बहुत महंगे आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुई। अब बात करते हैं, अब चलो तुम ये भी मान लो कि ये चलो ठीक है, फिर इनकी बात हुई कि पुअर टेक्नोलॉजी, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, नो इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे टेक्नोलॉजी में। अब हमें चाहिए कैनाल्स चाहिए हमें, और क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबवेल्स चाहिए, इरिगेशन का प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है अगर हमें एग्रीकल्चर अच्छा करना है। पर लेकिन उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा इस मामले में, जिसकी वजह से हमारे लैंड पे लैंड ख़राब होते गए, फेमाइंस आए, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई, जिससे फार्मर्स जो हैं बेचारे डेप्ट में चले गए, और क्या नाम है स्कार्सिटी होने लग गई, जिससे लो प्रॉफिट हुआ। पर लेकिन ब्रिटिशर्स को अपने प्रॉफिट से मतलब था, इनके जो गरीब फार्मर्स हैं इनके कोई मतलब ही नहीं था। तो इससे इन्होंने पूरा एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करा, हमने ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने पहले ही बताया आपको, इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या, मतलब मैं समझाता हूँ। इन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ठप होती गई, इंडिया की इंडस्ट्रीज ठप करते गए। अब बताता हूँ कैसे। टैक्सेस इन्होंने इतने ज़्यादा लगा दिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कि गरीब आदमी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ओन करता था, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे काम करता था, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को चलाता था, वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो इतना टैक्सेस भरे। तो इतने टैक्सेस की वजह से पूरी तरह से जो है हमारी ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना पूरी इंडिया की, उन्होंने तबाह कर दी, बिल्कुल ख़त्म कर दी। ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने मशीन गुड्स प्रमोट कर पाएँ, क्योंकि कंपटीशन होता, अगर मशीन गुड्स आते तो इंडिया के मशीन गुड्स से उनका कंपैरिजन होता, इंडिया के गुड्स से कंपैरिजन होता, तो उनको टक्कर मिलती, तो उनको प्रॉफिट कम होता। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे इनको अपना कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, टैक्सेस बढ़ा के। अब मैंने पहले आपको बताया हैंडीक्राफ्ट कैसे इन्होंने तबाह कर दिया था पूरा। हैंडीक्राफ्ट तो तबाही करा, अपने मशीन गुड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया। जैसे ही हैंडीक्राफ्ट के स्टॉक्स कम हो गए, हैंडीक्राफ्ट कम लोग खरीदने लगे, क्योंकि भाई अगर तुम्हें कोई सस्ती चीज़ मिल रही है, साथ में वो सेम बेटर, उससे भी बेटर क्वालिटी की चीज़ मिलती है कभी कभार, तो तुम क्यों नहीं लोगे, क्यों महंगी चीज़ को लोगे, और क्यों ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो यही हुआ, मशीन गुड्स ज़्यादा बढ़ने लग गए, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान आया। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। अब मैंने बताया था कि जब वो इंडिया से कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या नाम है, अपने लिए एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगाते, कोई टैरिफ पॉलिसी, कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होते थे। पर लेकिन अगर इंडिया
इंडिया में अगर कहीं से इंडिया का सामान कहीं पे जो इनके फ़ायदे का नहीं है वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर इतने टैक्सेस लगते थे कि आप पूछो मत। फिर उसके बाद इंपोर्ट, अगर इंडिया में इंपोर्ट सामान आ रहा है ना, ब्रिटिशर्स के काम का, जैसे फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट करवाते थे इंडिया में, ब्रिटेन से लाके इंडिया में इंपोर्ट कराते थे, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगाया। पर लेकिन अगर बाहर से कोई सामान इंडियन इंडस्ट्री के लिए आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। अब मतलब इंडिया के बाहर के साथ रिलेशन उस टाइम पे कैसे थे? बिल्कुल ख़राब थे। ज़्यादातर ब्रिटिश लोग ही इंडिया से बाहर ट्रैवल करते थे और इंडिया के बाहर जाते थे, और ट्रेड भी 50% जो ट्रेड थी इंडिया की वो ब्रिटिशर्स के साथ ही हो रही थी। थोड़ी बहुत चाइना के साथ ट्रेड हो गई, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ईरान, ऐसी कंट्रीज के साथ ट्रेड हो गई, पर लेकिन बिल्कुल वो ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत कम ट्रेड थी वो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और फाइनलाइज्ड गुड, मशीन गुड्स इम्पोर्ट कर देते थे, जिससे इंडिया की फॉरेन ट्रेड है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने बनाया सूएज कनाल। अब मैं सूएज कनाल समझाता हूँ आपको। सूएज कनाल क्या थी? एक कैनाल, एक ऐसा रूट था जो कि ब्रिटेन जो यूरोप में है, यूरोप से इंडिया, एशिया आने का रास्ता इन्होंने बहुत आसान कर दिया। देखो मैं अगर ऐसे बना के समझाऊँ आपको, ठीक है, बना के अगर समझाता हूँ तो अगर समझो ये हमारा यूरोप है, ये हमारा एशिया है, ये बीच में यहाँ पे इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पे समझ लो मिडल ईस्ट, यहाँ पे अफ्रीका, तो इनको पूरा ऐसे घूम के आना पड़ता था यहाँ पे इंडिया में। पर लेकिन इन्होंने ऐसे क्या रूट बनाया, ऐसे इन्होंने मिडल ईस्ट अफ्रीका में से ऐसा रूट बनाया कि बीच में से इंडिया में आ जाते थे बड़े प्यार से। तो इससे इनकी ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक्सप्लॉयटेशन इससे और ज़्यादा इन्होंने करनी शुरू कर दी इंडिया पे। तो हमने पढ़ लिया एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने कैसे करी। तो बेसिकली अब ये हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे हम इंडिया का इन्होंने जो पार्टीशन कराया उससे कैसे फ़र्क आया इंडियन इकोनॉमी में, उससे कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुई, अब ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझो, इफ़ेक्ट्स क्या हुए पार्टीशन। जब ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंस हो गए थे तो इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हो गए थे, इससे अलग हो गए थे, बांग्लादेश पाकिस्तान को चले गया था और इंडिया का हिस्सा अलग हो गया था। तो पार्टीशन का क्या इफेक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी में? क्योंकि भाई ये भी एक बुरी चीज़ थी, क्योंकि यार बड़े सारे हमारे को इफेक्ट्स हुए थे। इसमें से मेजर 3 मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं आपको। तो अब देखो, पहले देखने से पहले इनको पढ़ाई किताबी चीज़ों को सुनने से पहले अब ये देखो कि एक हम नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा एक घर था, नंबर 1 तुम्हारा एक घर था, और दूसरा नंबर 2 अब नया घर हो गया तुम्हारा। अब नंबर 1 घर से तुमने नंबर 2 घर शिफ्ट कर लिया है, और ये वाले घर पे अब तुम नहीं जा सकते, इस वाले घर को छोड़ दो। पर लेकिन इस वाले घर में तुम्हारा कुछ सामान रह गया है, बहुत सारा सामान तुम्हारा पीछे छूट गया, अब तुम वापस नहीं ला सकते उसको। तो नंबर 2 घर में उस सामान की तुम्हारे को दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे ही इसमें यह बताया गया शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब मतलब जो सामान तुम पहले इस वाले घर में तुम्हारा था, इस वाले घर में तुम यूज़ कर लेते थे, पर लेकिन अब जब तुम इस वाले घर में आ गए हो, अब वहाँ से वो सामान ला तो नहीं सकते, तो यहाँ पे इसके उस सामान की यहाँ पे शॉर्टेज हो गई। तो वही बताया गया है, रॉ मटेरियल की जो ना शॉर्टेज हो गई थी। अब जैसे यहाँ पे इंडिया का मैप है, यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक मैप बना के दिया है समझाने के लिए, इसको असली मैप मत समझना। ये इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो इसमें बात की है कोलकाता और अहमदाबाद की। अहमदाबाद इस तरफ आता है हमारा वेस्ट की तरफ, और कोलकाता ईस्ट की तरफ आता है हमारा। तो जो हमारा यहाँ पे क्या नाम है, अहमदाबाद है, यहाँ पे कॉटन मिल्स जो होती थी ना, उसका रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत पाकिस्तान से आता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान से जो रॉ मटेरियल आता था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अहमदाबाद में मिल्स हैं वो चल पाती थी। पर लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया से, तो वहाँ से वो रॉ मटेरियल आ नहीं पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हुई। सेम फॉर द ईस्ट पाकिस्तान साइड, बांग्लादेश साइड। जब कोलकाता को यहाँ पे हमारे को कोलकाता में जो हमारी जूट मिल्स थी, वहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए था, पर लेकिन यहाँ पे हम बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान होने की वजह से हम वो रॉ मटेरियल ले नहीं पाए, इसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल शुरू हो गई। अब वैसे ही फूड प्रॉब्लम होने लग गई। अब देखो तुम्हारा वही एग्जांपल, तुम्हारे 2 घर हैं, एक घर तुम अब जा नहीं सकते, दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हो। अब उस घर में जो खाने का सामान था, अब उस घर में यहाँ से नहीं लाए, तुम उस घर से यहाँ नहीं ला पाए, अब वहाँ से खाने का सामान नहीं ला सकते, तो यहाँ पे खाने की कमी हो जाएगी ना। वैसे ही वेस्ट पंजाब और सिंध में हमारी इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज थी, खाने की ग्रेनरीज माना जाता था, पूरी इंडिया की उनको खाना वहाँ से प्रोवाइड होता था इंडिया को। पर लेकिन ये पार्ट्स अब पाकिस्तान को चले गए, तो इसलिए हमारे को यहाँ पे फूड की थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, फूड स्कार्सिटी शुरू होने लग गई। अब इसके बाद लॉस ऑफ मार्केट। अब इसके लिए एक और एग्जांपल समझते हैं। अब देखो ये है तुम्हारी शॉप 1,
तुम्हारी एक शॉप है, यहाँ पे एक एरिया में शॉप बना है, अब इसके बहुत दूर तुमने शिफ्ट कर लिया है एक दूसरी नंबर शॉप पे। पहली शॉप में जब तुम थे तब फिर जब वहाँ से एकदम अनएक्सपेक्टेडली तुम्हें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ गया और तुम यहाँ के लोगों को बता नहीं पाए कि ये शॉप कहाँ चली गई है दोबारा से, अब ये शॉप हमने कहाँ शिफ्ट कर लिया है। अब तो इन लोगों को तो लगेगा नहीं शॉप बंद हो गई, अब यहाँ से यहाँ से सामान नहीं मिल पाएगा, अब तुम्हारी दूसरी शॉप के बारे में इनको पता तो नहीं है, तो तुम्हारा ये मार्केट साइज जो था ना पूरा, यहाँ पे जो लोग तुम्हारे से खरीद रहे थे सामान, वो खत्म हो जाएगा, वो मार्केट साइज पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया को तुमने छोड़ दिया। अब ऐसे ही इसमें बताया गया कि मार्केट साइज बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले एरिया है ना, वो इंडिया से हट जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले इंडिया जैसे ही हटे तो वो पूरा मार्केट साइज जो है हमारा कम हो गया, इतने हमारे कस्टमर्स चले गए। तो ये हो गया पार्टीशन के क्या इफेक्ट आए इंडिया की इकोनॉमी पे। तो चलो फटाफट से लास्ट के 2 टॉपिक्स कर लेते हैं, बस बचे हैं। अब पहला है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड इकोनॉमिकली वाइज। अब चलो भले ही इतनी इन्होंने माराबट्टी करी कि इंडिया का इतना एक्सप्लॉइटेशन करा, पर लेकिन कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी थे, इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट भी करी, उनकी बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि बिल्डिंग्स ये वगैरह, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। पहला रेलवेज। अब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम के ब्रिज, जो रेलवे ब्रिज होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो अभी तक चलते आ रहे हैं, तो क्योंकि गुड क्वालिटी में बनाए थे, भले ही वो सेल्फिश अपने लिए बनाए हों, उन्होंने अपने लिए बनाए थे क्योंकि ताकि वो एक सी जगह से दूसरी जगह आसानी से अपना रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र कर सके, पर लेकिन स्टिल उनके लिए अभी तक इंडिया में यूज़ आते रहे हैं, जिससे इंडिया को ना एक फाउंडेशन मिल गई। अब जैसे देखो, किसी को तुम अगर क्या नाम है ABCD सिखा दो ना, तो अपने आप थोड़े बहुत वर्ड्स बनाने भी सीख जाएगा, है ना। इसीलिए तो क्या नाम है, इंडिया को जब फाउंडेशन मिल गई ना, तो इंडिया की रेलवेज अभी तक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इंडिया का रेलवेज का बन चुका है। फिर उसके बाद ब्रिजेस की बात करें, रोड्स की बात करें और ट्रांसपोर्ट की बात करें। अब उन्होंने ना इंडिया में ऐसे ऐसे ब्रिजेस बनाए हैं, आज तक उसके एग्जांपल है। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं एक पुराना ब्रिज करके, लोहा ब्रिज करके एक ब्रिज है यमुना पे, वो आज तक 100+ ईयर से चलता आ रहा है। देखिए इतना स्ट्रॉन्ग वो उन्होंने ब्रिज बनाया था। रोड्स जो उन्होंने बनाई थी वो आज तक चलती आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट के कई मीन्स जैसे एयरवेज, वाटरवेज, उन्होंने ऐसे जैसे सूज कनाल मैंने बात करी, तो वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने इतने अच्छे कर दिए जिससे प्रॉपर कनेक्टिविटी हो गई। भले ही उन्होंने अपने सेल्फिश यूज़ के लिए करा, पर लेकिन फिर भी इससे इंडिया को एक फाउंडेशन मिल गई, जिससे उस पर इंडिया खड़ी हो पाई आराम से और अपने पैरों पर धीरे धीरे बढ़ पाई। अब इकोनॉमिकली की बात कर ले, इकोनॉमिकली में कैसे हेल्प हुई, उन्होंने ना मॉनेटरी सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया। पहले क्या होता था, अगर तुम्हें कुछ सामान खरीदना होता है ना, तो अपना सामान लेके जाना होता था। जैसे ये राइस है, तुम्हें खरीदना है टमाटो, तो तुम्हें कुछ राइस देना पड़ता था टमाटर लेने के लिए। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ो, इसके बारे में इतना ही पढ़ लो कि आदान प्रदान, एक सामान एक हाथ दो एक हाथ लो, ऐसे इसमें सिस्टम चलता था। पर लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम, पैसे, नोट, कैश का सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया, जिससे कि बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया। बार्टर सिस्टम के ना कई नुकसान थे, जैसे कि अगर इस बंदे को ये सामान नहीं चाहिए तो तुम इससे ये वाला सामान नहीं ले सकते थे। अगर तुम्हारे पास चावल है, उसको चावल नहीं चाहिए, उसको बोला आटा चाहिए, और तुम्हारे को चाहिए टमाटर, पर लेकिन वो देगा ही नहीं क्योंकि उसको चावल चाहिए ही नहीं। तो ऐसी दिक्कतें, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का अगर हमें हटाना होता था चांसेस, तो हमें मॉनेटरी सिस्टम बहुत फ़ायदा करा। सेकंड, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या हुआ, जो हमारे फार्मर्स का जो लैंड था वो बिल्कुल ख़राब हो गया। पर लेकिन स्टिल इससे क्या हुआ, जो 2 वक्त की रोटी खाता था ना किसान, अपने लिए बनाता था, अब वो 3 वक्त की रोटी बनाने लगा। जब वो दूसरी वक्त की रोटी के अलावा जो बनाता था, सामान जो बचता था, उसको बेच देता था, उससे पैसे आते थे। वो पैसे आधे भले ही उसको ब्रिटिशर्स को देने पड़ते थे, पर लेकिन जो आधे उसके पास पैसे आते थे ना, वो उससे बड़ा उसका डेवलपमेंट हो पाई। इसको बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसके बाद ना कंक्लूजन पे आते हैं कि जब ये पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिया की इकोनॉमी, हमने पढ़ना क्या था, इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी हो गई थी, जब आज़ादी हुई तो कैसी हो गई थी। सबसे पहले अंडर डेवलप।
अब देखो, तुमने ब्रिटिशर्स ने कई चीज़ें, जैसे मैंने बताया, शुरुआत करी। ब्रिटिशर्स ने जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की थोड़ी सी हमारे को वे दिखाया, पर लेकिन पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर तब भी पूरी तरह से नहीं बने थे, भले ही थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बन गए थे, फाउंडेशन बन चुकी थी, पर लेकिन पूरी अच्छी तरीके से वो नहीं बन पाए। इसलिए इंडिया भी अभी भी अंडर डेवलप था। इंडिया के कई जगह ऐसे थे क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही फोकस था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तो एग्रीकल्चर से ही खून चूसना था, तो बाकी सेक्टर्स को डेवलप ही नहीं किया गया। इससे इंडिया जो है ज़्यादातर गाँव में ही रह गया और इलिटरेट थोड़ा सा हमारा हो गया। इसके बाद स्टैगनेंट इकोनॉमी, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि इंडिया की इकोनॉमी जब इंडिपेंडेंस डे बिल्कुल रुक गई थी, ना बढ़ रही थी ना कम हो रही थी, क्योंकि वो इतनी कम हो चुकी थी कि इससे कम जा ही नहीं सकती थी, इसलिए स्टैगनेंट इकोनॉमी हो गई थी, एक ग्रोथ रुक ही गई थी। इन्होंने जमींदारी सिस्टम ला दिया। जमींदारी सिस्टम कितना खराब सिस्टम था, मैं आपको बताया, इससे एक्सप्लोरेशन भी होती थी, इससे रेंट भी मिलता था। तो जमींदारी सिस्टम से भी इंडिया की हालत, जब इंडिपेंडेंस पे जमींदारी सिस्टम भी तब भी वर्क कर रहा था। इसके बाद इन्होंने क्या करा, सारी जो हमारी इकोनॉमी है उसको चूस के उसको बिल्कुल निचोड़ दिया, ताकि ख़त्म कर दिया, ताकि उनको पूरा का पूरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिल जाए। ये हो जाता है हमारा चैप्टर का दी एंड। बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया। मज़ा आ गया भाई इस चैप्टर को करके, बहुत ईजी चैप्टर था, मतलब आधे घंटे में कुछ में हो गया चैप्टर। तो इसके नोट्स तुम याद से बना लेना, मेरे नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो ना। और ये चैप्टर हमारा वन शॉट ख़त्म हो चुका है। अब जाने से पहले एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये चैनल और ग्रो होवे। और अपने दोस्तों को भी बताओ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपका सिलेबस कहाँ से ख़त्म करना है। तो जल्दी से इसको आप रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच आपका, बाय बाय।